आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 में आपका खैर मकदम और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर कुछ। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में सबसे पहले बात लद्दाख के हवाले से करें, जोजिला के हवाले से, जहां पर एक बर्फानी तूदा गिराने के नतीजे में 6 अफराद की मौत हुई है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि जोजिला पास पर बर्फानी तूदा गिराने से 4 लोगों की मौत हुई है। 5 गाड़ियां बर्फ तले दब गई है और कुछ लोग वहां पर फंसे हुए थे, जिसके बाद ही बड़े पैमाने पर बर्फबारी के बाद जो हालिया ताजा बर्फबारी हुई है, उसके बाद ही वहां पर बर्फ जमा हो गई थी। अगरचे ट्रैफिक की आमद रफ्त वहां पर बहाल थी, लेकिन उसके बावजूद पहाड़ी से नीचे की तरफ फिर बर्फानी तूदा गिराया है, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया है। और बड़े पैमाने पर वहां पर ये तस्वीरें जोजिला पास, जहां पर यह बर्फानी तूदा गिराया है, जिस बर्फानी तूदे की जद में कुछ गाड़ियां भी आई हैं, जिसके नतीजे में अब तक जो इत्तलात मौसूल हो रही है कि 4 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है। और जो लोग फंसे हुए थे, इस बर्फ के नीचे दब गए थे, गाड़ियां दब गई थी, उन्हें वहां से बाद में निकाला गया है और कुछ लोगों के जख्मी होने की इत्तलात भी मौसूल हो रही है। लद्दाख को कश्मीर से जोड़ने वाली अहम शारा जोजिला पास के करीब दयाल नाला के इलाके में एक शदीद बर्फानी तूदा गिरने के नतीजे में कम से कम 4 अफराद जाँ बहक, जबकि 5 गाड़ियां मलबे तले दबकर फंस गई। जराये के मुताबिक वाकया अचानक पेश है, जिसके बाद वहां से गुजरने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां जद में आ गई, जबकि मजीद अफराद के फंसे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। हादसे के फौरन बाद मकामी इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां तेजी से शुरू कर दी गई है। ताम शदीद सर्दी, बर्फबारी और खराब मौसमी हालात के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हुकाम का कहना है कि फंसे हुए अफराद और गाड़ियों को निकालने के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोई कार लाए जा रहे हैं और सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। जोजिला पास के अंदर ये बड़ा हादसा पेश आया है, जहां पर एक बर्फानी तूदा गिराने के जद में अब तक 5 अफराद के मारे जाने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जबकि कुछ गाड़ियां अभी भी बर्फ के नीचे दबी हुई है। बताते चले कि जिस तरह से पेश आया है, जहां पर बर्फानी तूदा गिराने की जद में तकरीबन 5 अफराद की मौत हुई है, जबकि मुतअद्दिद जो गाड़ियां हैं वो फिलहाल बर्फ के नीचे दबी हुई हैं, जिसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए सीधा कश्मीर ब्यूरो सलीमानी के पास चलते हैं। सलीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? अभी जो इतलात मौसूल हुई थी 4 अफराद के मारे जाने की, कुछ गाड़ियां फंसी हुई थी, अभी क्या कुछ ताज़ा अपडेट है? देखो गौर, जो आज श्रीनगर लेह राजमार्ग पे ये जो हादसा हुआ है कि जो एक एवलांच हुई है, जो बर्फानी वहाँ पे गिराया, तो उसने अपनी गाड़ी अपने लपेट में 5 से 6 गाड़ियों को लिया। जो इनिशियल स्टेज था तो एवलांच का, तो उस टाइम ये कहा जाता था कि 4 लोगों को इस गाड़ी में अपने लपेट में जो दब गए थे। तो उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ बड़े पैमाने पे, जो है ग्रास एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, बीआरओ है, सबों ने रेस्क्यू करके, अभी तक जो मुसद्दिक खबर हुई है कि मिली है कि एक बच्चा 2 से 3 साल मिला है, उसकी डेड बॉडी, और एक 70 साल सिटीजन जो लद्दाख का रहने वाला है, उनकी डेड बॉडीज मिली है। जो 4 लोगों की अमवात की खबर पहले ही स्टेज में दी गई थी, तो अभी तक उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। 2 डेड बॉडीज वहां से मिली है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने में चल रही है।
वहाँ पे पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन करगिल और बीआरओ के दो सारे ऑफिसर्स वहाँ पे पहुंचे हैं। जो 5 से 6 गाड़ियां हैं इस एवलांच के नीचे, उनको निकालने के लिए बहुत कोशिश किए जाती है। और जोजिला में जो गाड़ियां फंसी है जिनको ऊपर जाना है द्रास, वो भी अभी वहाँ पे है, उनको रोक दिया गया है जब तक एवलांच क्लियर नहीं हो जाए। अभी 2 डेड बॉडी, जो एक 2 से 3 साल बच्चा है और एक 70 साल सिटीजन जो लद्दाख का रहने वाला है, उनकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया वहां से। और कुछ ये भी कहा जाता है कि 2-3 जो लोग हैं इंजर्ड है, उनको करगिल लिया गया है हॉस्पिटल में के लिए। सलीम, जरा ये बताएगा क्या कोई वहां पर अभी मिसिंग है, यानी कि बर्फ के नीचे अभी कुछ लोग क्या दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इस हवाले से कोई पुलिस की जानिब से कोई इतला दी गई है? देखो गौर, अगर जब ये एवलांच आई है, एवलांच में जहाँ पे ये एवलांच आई है, दयाल मोड जो द्रास का साइड है, वहाँ पे नेटवर्किंग भी नहीं है, वहाँ पे फोन भी नहीं चलता है। तो लेकिन ये इंशल में ही मैंने ऐसे जैसे पहले आपको कहा कि इंशल में बहुत सारे वहाँ पे चीनी हुई अफवाहबाजी चली कि वहाँ पे काफी लोग फंस गए हैं। लेकिन गाड़ियां जो है जिसमें कुछ 2 से 3 मुसाफिर गाड़ियां हैं, 2-3 टाटा मोबाइल है, एक मारुति कार है। तो अभी कहना मुश्किल है कि गाड़ियों में कितने सवार थे अभी, वही तो उसके लिए पूरी तरह से पुलिस जो करगिल एडमिनिस्ट्रेशन है लगे हैं कि गाड़ियों में कितने सवार है, ड्राइवरों से पूछताछ चल रही है। तो अभी मिसिंग क्या है क्या नहीं है अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन 2 डेड बॉडीज मिली है, रेस्क्यू चल रहा है। जो ही कुछ इंफॉर्मेशन, मुसद्दिक इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेगी वो चीज शेयर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल 2 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, उनमें से एक का कमसिन बच्चा है और उसके साथ साथ ही लद्दाख का एक रिहायशी भी है जिनकी लाशें बरामद हुई हैं। कुछ लोग फंसे हुए हैं, कितने लोग फंसे हुए हैं उस हवाले से भी अभी तक का जो तफसीलात है वो सामने नहीं आई है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद लोग फंसे हुए थे क्योंकि तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां इस बर्फानी तूदे की जद में आ गई थी, जिसके बाद ये वाकया पेश आया है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर नेटवर्किंग की का भी इशू रहता है। एक अचानक से बर्फानी तूदा इस जोजिला पास के करीब पेश आया है, नीचे गिराया है, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया है और बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। अब ईरान की भी करते हैं क्योंकि ईरान अमेरिका और इजराइल के हवाले से जो जंग है आज 28वां दिन है और ताज़ा हमले के नतीजे में बताया जा रहा है कि 26 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिसके नतीजे में जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, ख्वातीन भी शामिल हैं। ईरान के तारीखी शहर अस्फहान में एक रिहायशी इलाके पर मुबैना हमला हुआ है। ईरान और अमेरिका और इजराइल की जानिब से जो हमला किया गया है जिसमें 26 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिनमें ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हलाक होने वालों में 7 बच्चे और 7 खवातीन की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कई अफराद जख्मी भी हुए हैं। हमला रात के वक्त एक गुंजान आबाद रिहायशी इलाके पर किया गया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद घरों को निशाना शदीद नुकसान पहुंचा है। मकामी जराये का कहना है कि मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ काफ़ी देर तक जारी रही, जबकि हलाकतों में इजाफा होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये हमला ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान में अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों के बाद सूरत हाल मुसलसल कशीदा होती जा रही और इससे कबल भी अस्फहान में मुख्तलिफ हमलों में हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। इधर ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर जारी तनाज़े के दौरान शहरी इलाकों को निशाना बनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। ईरान की जानिब से जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी जानिब से कहा गया है कि सैकड़ों तालीमी इदारे तबाह या मुतासर हुए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक अब तक 600 से ज़ायद स्कूल मुतासर हो चुके हैं, जबकि 1000 से ज़्यादा असातिज़ा और बच्चे हलाक होने की इत्तलात भी सामने आ रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इन हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि ये जंग ईरान पर मुसल्लत की गई है और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर शहरी जानी नुकसान हुआ है। उन्होंने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया है कि अहम बुनियादी ढांचे जैसे आबी ज़खायर, अस्पताल, तिबी अमला, हिलाल अहमर के एहलकार, तेल साफ करने के कारखाने, एम्बुलेंसेज और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने की धमकियाँ दी जा रही हैं। अब्बास अराग़ची का कहना है कि ये इक़दामात इंसानी इक़दार और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है।
Distinguished delegates, Shajarat Tayyib Elementary School has not been the only casualty of American-Israeli atrocity crimes during the past 27 days of their illegal war. Human rights and international humanitarian law have been massively and systematically violated by the invaders in an unprecedentedly brutal manner. They are targeting civilians and civilian infrastructures with no regard for laws of war and basic principles of humanity and civility. More than 600 schools have been demolished or damaged across Iran, and more than 1,000 students and teachers martyred or wounded as the result. The aggressors, who are arrogantly shouting, "No mercy, no quarters," and threatening to strike Iran's vital infrastructure, have been attacking hospitals, ambulances, health workers, Red Crescent rescuers, refineries, water sources, and residential areas. War crime and crime against humanity are not sufficiently describing the gravity of the atrocities they are committing. The aggressors' targeting pattern, accompanied by their rhetoric, leave little doubt as to their इधर इलाकाई कशीदगी के दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल से खिताब करते हुए कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब तक ज़रूरत पड़ी दिफा जारी रखेगा। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने दिफा के हक़ को बैनुल अक़वामी कानून के तहत इस्तेमाल कर रहा है और किसी भी बैरूनी जारहियत का मुकाबला करेगा। ताहम साथ ही आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो तवाज़ुन और इंसाफ का मुज़ाहरा करे और कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशें तेज़ करे। The United Nations, distinguished colleagues, this unjust war of whims by the United States and Israel against the noble nation of Iran is the direct result of silence in the face of earlier manifestations of lawlessness and atrocity in occupied Palestine, Lebanon, and elsewhere. Indifference and silence in the face of injustices would bring no security and peace. It would invite more insecurity and right violations. The United Nations and the core values it embodies, as well as the overall human rights framework, are at serious stake. You all need to call out the aggressors and let them know that the community of states, the human collective conscience, hold them accountable for the abhorrent crimes they are committing against Iranians. Iran has never sought war. Iranians are a peaceful, noble nation inheriting one of the richest civilizations on earth. Yet, they have demonstrated absolute resolve and determination to defend themselves against the brutal aggressors who know no boundary in perpetrating all sorts of मुत्तहिदा मजलिस उलमा के एक आला सतही वफद ने आज नई दिल्ली में इस्लामी जमहूरिया ईरान के सफ़ीर से मुलाकात की और ईरान के अवाम के साथ दिली ताज़ियत और यकजहती का इज़हार किया। वफद की क़यादत मीर वैज़ कश्मीर, डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फ़ारूक कर रहे थे, जबकि दीगर अराकीन में मुफ्ती नासिरुल इस्लाम, आगा सईद हसन अल मौसवी अल सफ़ी, आगा सईद हादी अल मौसवी और आगा सईद मुज्तबा मूसवी शामिल थे। वफद ने ईरान के सफ़ी डॉक्टर मोहम्मद फ़तेह अली और दीगर सफारती हुकाम से मुलाकात की। वफद ने रहबरी इनकलाब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत, उनके अहल खाना और दीगर क़यादत के इंतकाल पर गहरे रंजुगम का इज़हार किया और ईरान के अवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। इस मौके पर वफद ने कहा है कि कश्मीरी अवाम को आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत से शदीद सदमा पहुँचा है, जो उम्मत मुस्लिमा के एक मुमताज़ और काबिल एहतराम रहनुमा थे। उन्होंने ईरान पर मुसल्लत जारी जंग के शदीद मजम्मत करते हुए इसे आलमी ताकतों की जारियत करार दिया और उम्मीद जाहिर की कि सफारती कोशिशें जल्द कामयाब होंगी और ख़ुत्ते में अमन इस्तेहकाम बहाल होगा। वफद ने मज़ीद कहा है कि कश्मीर और ईरान के दरमियान सदियों पर मुहित सकाफती, तारीखी और मजहबी रवाबित मौजूद हैं और कश्मीर को अक्सर ईरान सगीर कहा जाता है, जो दोनों अक़वाम के दरमियान मजबूत रिश्ते की अक्कासी करता है। देखिए, सबसे पहले तो हम चूंकि जिस मकसद से यहाँ आए थे वो था कि हम ताज़ियत का इजहार करें और कंडोलेंसेस करें, ख़ासकर ख़ामनाई साहब की शहादत पे और जो लीडरशिप को टारगेट किया गया, जो बच्चों को वहाँ पे मारा गया, जो इस वक्त तबाही वहाँ पे हो रही है। तो जम्मू कश्मीर के आवाम बिल्कुल ईरान के भाई और बहनों के साथ खड़े हैं। हम समझते हैं कि उनके लिए मुश्किल हालात हैं और बहुत ही
डिफ़िकल्ट सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, और हम उनको यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में वो तन्हा नहीं है। जितना भी हमसे हो सके कश्मीर के लोगों से, आपने देखा कि वहाँ एहतजाज भी हुआ, हड़ताल भी हुआ, लोग निकले भी, आज भी लोग जो है वो चंदा कर रहे हैं, अगर जिनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोगों का मोहब्बत का इजहार है, एक अकीदत का इजहार है, एक 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 एक, एक ताल्लुक़ है ईरान का और कश्मीर का, न सिर्फ मजहबी लिहाज से, सकाफती लिहाज से, तारीख़ी लिहाज से। आपको पता है कि कश्मीर को तो ईरान सग़ीर ही कहा जाता था, तो इसलिए जो हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ, तो उसका ये तकाजा था कि हम यहाँ आते और इजहार ताज़ियत करते। बहुत अहम चीज़ है, दो तरफ से उलेमा इस वक्त बटे हुए नजर आ रहे हैं। सऊदी अरब की बात की जा रही है, या भारत के उलेमा, या दीगर ममालिक के उलेमा। इन उलमाओं के इख्तलाफ को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि अगर आप मुझसे कहें कि कोई इख्तलाफ नहीं है, इस वक्त अगर आप देखें कि इवन अरब दुनिया में भी जो अवाम है, जो लोग हैं, वो बिल्कुल देख रहे हैं कि हक क्या है और जुल्म क्या है, और इस वक्त ज़रूरत है कि हम हक की बात करें। देखिए, ठीक है कि कोई नहीं चाहता कि इस वक्त जो है ईरान जो है वो खलीजी मुल्कों पे हमला करे, बहरीन पे हमला करे या सऊदी पे करे, हम इसके हक में नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन मुल्कों को भी देखना है कि अमेरिका को जिस तरह से बेसिस वहाँ पे दी जा रही हैं, एक दूसरे से जो लड़ाया जा रहा है, क्या ही बेहतर होता कि अगर जो OIC वगैरह है, जो बाकी फोरम्स हैं, उनको मजबूत किया जाता, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं उनमें उनमें उसको डिस्कस किया जाता। लेकिन वो जो डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी इस वक्त अमेरिका और इजराइल कर रहा है कि यहाँ से इजराइल ने जो है वो अब्राहम अकॉर्ड, और अमेरिका ने उसमें UAE को डाल दिया और बाकी लोगों से बात करी थी, एक एक ब्लॉक को अलग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चैलेंजेस हैं इस वक्त मुस्लिम दुनिया के लिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, और इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ज़रा मामला शायद कुछ डिप्लोमेसी काम कर जाए। मैं समझता हूँ कि वंस जो ये इशू एड्रेस हो जाता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अरब दुनिया को भी अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी रिलेशनशिप्स हैं, उनको रीथिंक करना पड़ेगा। और भारत के मुसलमानों को क्या मैसेज देंगे आप? क्योंकि मुसलमान कहीं ना कहीं हमेशा से अपने आप को अकेला महसूस करता रहा है, और आप जैसी लीडरशिप अगर मैसेज दे तो हो सकता है कि बहुत बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि भारत के मुसलमानों का भी ये फर्ज है। आई थिंक जिस तरह से कश्मीर के मुसलमानों ने दिखाया, हमने देखा कि बाकी शहरों में भी, बाकी स्टेट्स में भी लोगों ने जो है इस पर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई, और मैं मुसलमानों की नहीं, मैं कहूँगा कि अपोजिशन जो भारत की है, उन्होंने भी आवाजें उठाई। बहुत से हिंदू जो धार्मिक नेता हैं, उन्होंने जो मजहबी रहनुमा, उन्होंने भी ये कहा कि गलत हो रहा है, ईरान पे हमला गलत है, फलस्तीन पे हमला गलत है। तो मैं ये कहूँगा कि ये इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। इसमें आई थिंक कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होना चाहिए कि सही और गलत की पहचान। इस वक्त इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अमेरिका कर रहा है, जो इजराइल कर रहा है, वो बिल्कुल नाजायज़ है। एक मुल्क की सॉवरेनिटी को चैलेंज किया जा रहा है, उस पे आपने इन्वेड कर दिया है, उस पे आपने हमला कर दिया है, और जो है वो आप जो है वो जिसको चाहें टारगेट बनाएं, जिसको चाहें उठा दें। वेनेजुएला में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है, बाकी जो देशों को जो धमकियां दी जा रही हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त का तकाजा है कि कम से कम जो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको भी कोई स्टैंड लेना है। लेकिन अमेरिका की जो चौधराहट है वो इस तरह से कायम नहीं हो सकती कि वो धमका के डरा के सबको चले। और मैं समझता हूँ कि खासकर मुस्लिम दुनिया के हवाले से भी यहाँ के मैं कहूँगा कि कश्मीर की हम बात करें या हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात करें, हाँ थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए था खामनाई साहब की किलिंग पर और ईरान के हवाले से, वो उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं था। अब वो रिकैलिब्रेट कर रहे हैं अपनी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है। बट मैं समझता हूँ कि भारत की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है वो देखें कि सही कौन है और गलत कौन है। बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे बात जरा दिल्ली की करते हैं, क्योंकि आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही इजलास होगा। सभी वज़राए आला के साथ 6:30 बजे यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज एक इजलास मुनक्कद होगा। रियासतों के वज़राए आला के साथ एक अहम इजलास की वो सदारत करेंगे, जिसमें मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के पेश नज़र रियासतों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। इजलास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शरीक होंगे। मीटिंग में ईरान बहरान का भारत पर असर और मुस्तकबिल का लाहेअमल तय किया जाएगा, ताकि इस बहरान में किसी भी रियासत की आवाम को दुश्वारियों से महफूज रखा जा सके। इससे कबल इसी मामले पर एक कुल जमाती इजलास भी मुनक्कद हुआ था 2 रोज कबल, जिसकी सदारत वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने की थी। ज़राए के मुताबिक ईरान की जानिब से अहम अबनाए खरमुज पर दबाव बरकरार रखने के बाइस सालमी तवानाई की तरसील मुतासिर हो रही है, जिसके पेश नज़र आज के इजलास में टीम इंडिया के जज्बे के तहत मरकज और रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल पर जोर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म मोदी ने राज्यसभा में अपने हालिया खिताब में भी कहा था
जबकि इस तनाज़े के असरात तवील अरसे तक रह सकते हैं, इसलिए तमाम फरीकेन को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। उन्होंने कोविड-19 के दौरान मरकज और रियासतों के दरमियान मिसाली ताउन का हवाला देते हुए जोर दिया कि मौजूदा सूरत हाल में भी इस जज्बे को अपनाना जरूरी है ताकि मुल्क की तरक्की की रफ्तार बरकरार रखी जा सके। बढ़ते आगे बात जरा असेंबली की करें, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास के दूसरे मरहले का आगाज हुआ है और इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही हिज़्ब इख्तिलाफ और इक़्तिदार के दरमियान तीखी बहस भी देखने को मिली है। हंगामा खेज बहस के बीच JKPDCL की सालाना रिपोर्ट से असेंबली में पेश की गई है। तवानाई शोबे में चैलेंजेस के बीच ताखीर पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज असेंबली में जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड JKPDCL की सालाना रिपोर्ट ऐवान के टेबल पर पेश की और ये रिपोर्ट साल 2016-17, 17-18 और 18-19, 19-20 से मुतलिक है, जो काफ़ी ताखीर के बाद ऐवान में पेश की गई है। मारीन के मुताबिक इतने पुराने माली सालों की रिपोर्ट्स का पेश किया जाना शफाफियत और एहतसाब के निज़ाम पर सवालात उठाता है। आमतौर पर सरकारी इदारों की सालाना रिपोर्ट्स बर वक्त पेश की जाती हैं ताकि माली कारकर्दगी और पॉलिसी फैसलों का जायजा लिया जा सके। तवानाई के शोबे में जम्मू कश्मीर को पहले ही कई चैलेंजेस का सामना है और जिनमें बिजली की पैदावार, तकसीम और माली खसारे शामिल हैं। ऐसे में पुरानी रिपोर्ट्स की ताखीर से पेशी इस बात की निशानदी करती हैं कि इदारा जाती नज़्म नस्क को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। सियासी हलकों में भी इस मामले पर बहस मुतवक्का है, जहाँ पोषण हुकूमत से ताखीर की वजूहात और इसके असरात पर जवाब तलब कर सकती है और ये पेश रफ्त जहाँ एक तरफ रिकॉर्ड को मुकम्मल करने की कोशिश है, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठाती हैं कि क्या मुस्तकबिल में इस तरह की रिपोर्ट्स बर वक्त पेश की जाएंगी ताकि बेहतर गवर्नेंस को यकीनी बनाया जा सके। असेंबली के दौरान काबीना वजीर सतीश शर्मा ने कहा कि आज असेंबली में ईरान के साथ इजहार यकजहती दिखाना जरूरी था और इस बीच में बीजेपी की जानिब से NLU यानी कि लॉ यूनिवर्सिटी, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, उस पर एहतजाज भी किया गया। हालांकि मरकज में बीजेपी की सरकार है और हुकूमत वागुजार करे तो जम्मू कश्मीर में एक और लॉ यूनिवर्सिटी की जगह के एक के बजाय 2 बनाई जा सकेंगी। भारतीय जनता पार्टी को मैं बोलूंगा, दिल्ली सरकार आपकी है और हम यूटी के मंत्री हैं। दिल्ली वालों को बोलो पैसा दीजिए, हम 1-2 की जगह 3 बना देना चाहते हैं। देखो, सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन मैं बार बार बोलता हूँ, दे कुड नॉट कन्विंस यू, दे आर कंफ्यूजिंग यू। आज जरूरत थी ईरान के साथ खड़े होने की। जो बच्चियां वहाँ पर इन्होंने बेकसूर मारी हैं, तो आज जरूरत थी कि जो हमारा ऑल टाइम फ्रेंड था ईरान, आपने उसको छोड़कर नहीं जा रही हैं पाई लियां। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ना, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੀ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, वो अच्छी होती हैं। बचपन की जो दोस्तियां हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। ग्वादार पोर्ट मिलना वाज नॉट ए जोक, जबकि पूरा चाइना, अमेरिका आपको अपोज कर रहा था। उन्होंने आपको सस्ते में तेल दिया। देयर वाज कंटेनर्स के पैसे नहीं लिए जाते थे। टेक्स 28 डेज टू हिट द पोर्ट्स ऑफ इंडिया। आज भी ईरान आपके साथ है। तो कहीं ना कहीं इंसानियत को बड़ा समझ के और कमर्शियल रिलेशंस और बिजनेस रिलेशंस को परे करके आपको इंसानी और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचना चाहिए। वही हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, उसी पे। LPG को लेकर इस समय काफी ज्यादा लोगों पैनिक, पूरे वर्ल्ड में ये क्राइसिस है, क्योंकि जिस कंट्री को आपने इग्नोर कर दिया, 30% जहां से आता था, बहुत सारी जो उनकी फैसिलिटीज थी तबाह होगी। तो नाज़रीन, न्यूज़ 86 में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।